हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जो आरएस मेंस और ज्योग्राफी स्कूल लेक्चरर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी क्रम में हम जब ज्वालामुखी के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी कैसे आते हैं, ज्वालामुखी के आने के क्या क्या कारण हैं, ज्वालामुखी जो लावा होता है उसके क्या क्या प्रकार हैं, और जो ज्वालामुखी हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे उद्गार के आधार पर और उद्गार की अवधि के आधार पर। जैसे अपन ने बात की, अपन ने उद्गार के आधार पर केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, और अवधि के आधार पर अपन ने बात करी सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे आज कि ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थलाकृतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और ज्वालामुखी का विश्व में वितरण पढ़ेंगे हम, और ज्वालामुखी के क्या क्या प्रभाव हैं इसके बारे में इस क्लास में आज अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं कि ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ अंतर्वेदी स्थलाकृतियां, बहिर्वेदी स्थलाकृतियां और गौण स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अंतर्वेदी स्थलाकृतियां जो पृथ्वी के अंदर की ओर बनती हैं, मेग्मा के जमाव से बनती हैं, अंतर्वेदी स्थलाकृतियां होगी। बहिर्वेदी स्थलाकृतियां जो बाहर की ओर स्थल पर बनेंगी, और कुछ स्थलाकृतियां जिन्हें गौण स्थलाकृतियां कहते हैं, जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, वो गौण स्थलाकृतियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। तो अंतर्वेदी से मतलब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब मेग्मा का जमाव होता है तो उससे जो बनने वाली जो स्थलाकृतियां होती हैं उसे हम अंतर्वेदी स्थलाकृतियां कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिकतम रहती हैं कि बेथोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, फेकोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, सील डाइक क्या होता है, शंकु। इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो आंतरिक भाग के अंतर्गत मेग्मा के जमाव से बनती हैं। हमें पता है कि ज्वालामुखी से जो तृप्त तरल पदार्थ निकलता है जब वह दुर्बल मंडल के अंतर्गत होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, तो उसे हम मेग्मा कहते हैं, और जब ये धरातल पर प्रकट हो जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। तो आंतरिक भाग के अंतर्गत मेग्मा के जमाव से अंतर्वेदी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करते हैं अंतर्वेदी स्थलाकृतियों में, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मेग्मा होता है वो दुर्बल मंडल से एक कीप के द्वारा ऊपर की ओर निकलता है, और जब ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है तो बाहर की ओर लावा निकलता है, और अंदर की तरफ जो होता है वह मेग्मा होता है। जो तृप्त तरल पदार्थ होता है उसे हम मेग्मा कहते हैं। देखिए आप लोग, जब मेग्मा का जो जमाव होता है वह आंतरिक स्तर में गुंबद नुमा, बड़े गुंबद नुमा जमाव के रूप में होता है, तो उसे बेथोलिथ कहा जाता है। जब मेग्मा का जो जमाव होता है वह बड़े गुंबद नुमा आकृति में होता है तो उसे बेथोलिथ कहा जाता है। और बेथोलिथ जो होता है वो सबसे आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृति होती है। बेथोलिथ जो होता है वो आंतरिक भाग में बनने वाली गुंबद नुमा संरचना होती है, जिसे हम बेथोलिथ कहते हैं। और बेथोलिथ का ही छोटा जो रूप होता है उसे हम बास या स्टॉक कहते हैं। इसी प्रकार जब बात करते हैं, देखिए कि मेग्मा का जमाव जब तश्तरी नुमा होता है, जब मेग्मा का जमाव तश्तरी नुमा होता है तो उसे लोपोलिथ कहा जाता है, उसे लेपोलिथ कहा जाता है। और जब मेग्मा का जमाव क्षैतिज रूप से होता है तो उसे रालपट्ट कहते हैं। और जब मेग्मा का जमाव ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, एक दीवार के रूप में होता है, तो उसे डाइक कहा जाता है। साथियों, देखेंगे हम कि जब मेग्मा का जमाव शंकु रूप में देवदार वृक्ष की तरह जमाव होता है तो उसे शंकु या सिंडर कहा जाता है। और जब मेग्मा का जमाव अपन जब किसी चीज को फेंकते हैं तो एक तरंग नुमा संरचना बनती है। उस तरंग नुमा संरचना में अगर मेग्मा का जमाव होता है तो उसे अपन फेकोलिथ कहते हैं। इसमें ये तरंग के समान चलती है तो इसे अपनति और अभिनति के रूप में ये आगे बढ़ती हैं। तो अपन बात कर रहे हैं
यदि मेग्मा का जमाव एक तरंग नुमा, एक लहर नुमा रूप में होता है उसे फेकोलिथ कहा जाता है। और जब मेग्मा का जमाव गुंबद नुमा धरातल के पास होता है, ध्यान रखेंगे हम कि जब गुंबद नुमा जमाव होता है मेग्मा का धरातल के पास तो उसे लेकोलिथ कहा जाता है। वापस रिपीट करूंगा मैं कि अगर गुंबद नुमा मेग्मा का जमाव धरातल के आंतरिक भाग में हो रहा है तो उसे अपन बैथोलिथ कहते हैं। और मेग्मा का जमाव यदि गुंबद नुमा धरातल के पास होता है तो उसे लेकोलिथ कहा जाता है। अगर धरातल के पास होता है गुंबद नुमा जमाव तो उसे हम लेकोलिथ कहते हैं, और धरातल के आंतरिक भाग में होता है मेग्मा का जमाव गुंबद नुमा तो उसे बैथोलिथ कहा जाता है। और बैथोलिथ का जो छोटा रूप होता है उसे वास या स्टोक कहा जाता है। तश्तरी नुमा अगर जमाव होता है तो उसे हम लेपोलिथ कहते हैं, और क्षैतिज नुमा अगर मेग्मा का जमाव होता है उसे रालपट्ट कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर रूप में अगर जमाव होता है मेग्मा का तो उसे डाइक कहा जाता है, और तरंग नुमा अगर जमाव होता है तो उसे अपन फेकोलिथ कहते हैं। तो हमने यहाँ अंतर्वेदी जो स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा कि अंतर्वेदी जो स्थलाकृतियाँ हैं वह कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैंने बात करी बैथोलिथ। बैथोलिथ में बात करेंगे कि आंतरिक स्थलाकृतियों में सबसे गहराई में ये संरचना बनती हैं और मेग्मा का गुंबद नुमा जमाव होता है इसके अंतर्गत, और इसका जो आधार होता है वो कभी भी हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे बैथोलिथ की बात मैंने आपको समझाई है कि सबसे आंतरिक स्थलाकृतियों में ये सबसे गहराई पर बनता है, गुंबद नुमा संरचना होती है और इसका आधार हमें दिखाई नहीं देता है, और ये ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं उनका बना होता है। और अपन बात करते हैं इनके उदाहरण के बारे में बात करते हैं, जैसे माउंट आबू का जो पठार है हमारे राजस्थान के अंतर्गत, रांची का जो पठार है हमारा भारत का, वह बैथोलिथ का ही एक प्रकार का उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं अपन लेकोलिथ। लेकोलिथ देखिए बैथोलिथ तो बनता है गहराई के अंतर्गत, और लेकोलिथ भी एक गुंबद नुमा संरचना होती है जो धरातल के पास बनती है, और बैथोलिथ से छोटी होती है। ये जो लेकोलिथ होती है वो भी गुंबद नुमा संरचना होती है, ये बनती है धरातल जो है हमारा, धरातल का जो ऊपरी भाग है उसके समीप बनती है। जैसा मैंने आपको इस चित्र में समझाया था कि जो लेकोलिथ होता है वो भी गुंबद नुमा होता है और ये धरातल के नज़दीक बनने वाली स्थलाकृति है, और बैथोलिथ से छोटी आकृति होती है जिसे अपन लेकोलिथ कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं फेकोलिथ। फेकोलिथ में मैंने आपको समझाया कि फेकोलिथ क्या होता है कि जब मेग्मा का जो जमाव होता है वो तरंग के रूप में जमा होता है। मेग्मा का जमाव जब आंतरिक भाग में तरंग के रूप में होता है तो उसे हम फेकोलिथ कहते हैं, और ये अपनति और अभिनति के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। अपनति और अभिनति के रूप में आगे बढ़ता है। आगे देखिए आप लोग, इसके बाद बात करता हूं मैं। देखो बैथोलिथ आंतरिक स्थलाकृतियों में सबसे गहराई में और बड़े आकार की होती है, मेग्मा के गुंबद के जमाव से बनती हैं, और ये ग्रेनाइट के बने होते हैं बैथोलिथ। माउंट आबू का पठार और रांची का पठार इसका उदाहरण है। और बैथोलिथ का जो छोटा रूप होता है उसे बास या स्टोक कहा जाता है। मेग्मा का गुंबद नुमा जमाव जो धरातल के पास होता है ये अवसादी चट्टानों से बना होता है। देखिए बैथोलिथ तो बना होगा ग्रेनाइट चट्टानों का, और लेकोलिथ जो बना होगा अवसादी चट्टानों का बना होता है। इसके बाद बात करता हूं मैं कि फेकोलिथ, मेग्मा का जमाव जब लहर नुमा या तरंग नुमा अपनति और अभिनति के रूप में जमा होता है तो उसे अपन फेकोलिथ कहते हैं। देखिए आप चित्र के अंतर्गत ये जो मैग्मा चेंबर होता है, तो मैग्मा चेंबर से जब गुंबद नुमा संरचना बनेगी उसे बैथोलिथ कहेंगे, और अगर क्षैतिज रूप में जमा हो जाएगा सील कहेंगे, ऊर्ध्वाधर को डाइक कहेंगे, और जब धरातल के पास होगा उसको लेकोलिथ कहा जाएगा। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है, देखिए अब धरातल के पास जमा हो रहा है उसे लेकोलिथ कहते हैं, आंतरिक भाग में जमा हो रहा है उसको बैथोलिथ कहते हैं, और क्षैतिज रूप में हो रहा है सील कर रहे हैं, और ऊर्ध्वाधर रूप में हो रहा है उसको अपन डाइक कहते हैं। अब आगे बात करता हूं, देखो रालपट या सिल, जैसा भी हमने बात करा था, मेग्मा का अगर क्षैतिज जमाव हो रहा है तो उसे अपन सिल कहते हैं या रालपट कहते हैं। यदि मेग्मा का जमाव मोटी परत के रूप में होता है तो उसे सिल कहा जाता है। मेग्मा का जमाव क्षैतिज रूप में एक मोटी परत के रूप में होने लग जाता है तो उसे अपन सील कहते हैं। यदि मेग्मा का जमाव जो होता है वह ऊर्ध्वाधर, जैसे इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रूप में होने लग जाता है, एक दीवार के रूप में जमाव होने लग जाता है, तो उसे अपन रालपट या डाइक के नाम से जानते हैं। जैसे ग्रेट डाइक जो है जो मुंबई के अंतर्गत है
वो इसका उदाहरण है। उसके बाद आता है लोपोलिथ। लोपोलिथ में बताया मैंने आपका कि अगर मैग्मा का जमाव जो है एक तस्तरी नुमा आकृति में अगर मैग्मा का जमाव होने लगता है तो उसे अपन लोपोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ जो होता है उसमें मैग्मा का जमाव जो होता है एक तस्तरी नुमा आकृति के अंतर्गत होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ट्रांसवाल जो बेसिन जो है हमारा दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत, वो लोपोलिथ का उदाहरण है। उसके बाद सिडार या शंकुनुमा, जैसे देवदार जो वृक्ष होता है उसकी तरह अगर मैग्मा का जमाव होने लग जाता है, जैसे आपने देवदार वृक्ष देखे होंगे तो वो शंकुनुमा आकृति में होते हैं। यदि इस प्रकार मैग्मा का जमाव आंतरिक भाग में होता है तो उसे शंकु या सिडार आकृति कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले बात की साथियों कि अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। तो अंतर्वेदी स्थलाकृतियों में सबसे पहले मैंने बात की बैथोलिथ के बारे में, उसके बाद की मैंने लोपोलिथ के बारे में, फिर लेकोलिथ के बारे में बात की, राल पट्ट के बारे में बात की, उसके बाद डाइक के बारे में बात की और फेकोलिथ के बारे में बात की अपन ने। तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे लेकोलिथ किसे कहते हैं, फेकोलिथ किसे कहते हैं, तो इन टर्म को आप समझिए और उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। आगे देखिए, अपन ने जब आंतरिक स्थलाकृतियों के बारे में बात की तो अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं बहिर्वेदी स्थलाकृतियों के बारे में। तो बहिर्वेदी स्थलाकृतियों का मतलब है जो धरातल के बाहर बन रही है, बहिर्वेदी धरातल के बाहर बनने वाली स्थलाकृतियां होती हैं। इसमें दो भागों में बांटते हैं इसको, एक तो निम्नीकृत स्थलाकृतियां और एक होती है उन्नीकृत स्थलाकृतियां। निम्नीकृत स्थलाकृतियों में सबसे पहला आता है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, देखो कि ज्वालामुखी जैसे विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और धरातल पर एक कीप नुमा संरचना बन जाती है, उसे अपन क्रेटर कहते हैं। क्रेटर किसे कहते हैं, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और धरातल पर एक कीप नुमा गड्ढे जैसी आकृति बन जाती है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर जो होता है ये ज्वालामुखी का मुख होता है। क्रेटर किसे कहते हैं, क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी के विस्फोट के होने के बाद धरातल पर एक कीप नुमा आकृति इस आकृति बनती है, उसे क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर ज्वालामुखी का मुख होता है। और कभी कभी वर्षा के दिनों में इन कीप नुमा गड्ढों के अंतर्गत पानी भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में पुष्कर झील है, नक्की झील है, महाराष्ट्र की लोनार झील है, सब क्रेटर झील के उदाहरण हैं। उसके बाद बात करता हूँ काल्डेरा। जब ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट होता है और क्रेटर जो होता है वो उसका आकार बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। जो काल्डेरा है वो स्पेनिश भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कड़ाहा। जैसे बड़ा कड़ाहा देखा होगा आप लोगों ने, तो जब क्रेटर होता है तो क्रेटर तो कीप नुमा आकृति बनती है। देखिए आप लोग, ऐसी कीप नुमा जो आकृति बनती है वो तो क्रेटर होता है। और क्रेटर का जो बड़ा रूप होता है उसे हम काल्डेरा कहते हैं। क्रेटर का जो बड़ा रूप होता है उसे हम काल्डेरा कहते हैं। जैसे क्रेटर के बारे में समझाया मैंने आपको कि ज्वालामुखी विस्फोट से धरातल पर कीप नुमा गड्ढे की आकृति बनती है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। इसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। कभी कभी क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है तो इसे क्रेटर झील कहते हैं। जैसे पुष्कर झील राजस्थान की, नक्की झील राजस्थान की और लोनार झील महाराष्ट्र की है, ये क्रेटर झील के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार काल्डेरा के बारे में पढ़ा हमने कि क्रेटर का जो बड़ा रूप होता है उसे हम काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा मतलब जैसे क्रेटर ज्वालामुखी का पुनः विस्फोट हो गया तो क्रेटर जो होता है वो बड़ा रूप हो जाता है, उसका मुख बड़ा हो जाता है, तो उसे हम काल्डेरा कहेंगे। कि ज्वालामुखी विस्फोट जो क्रेटर है वो पुनः विस्फोट होने से गड्ढा बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। एक विशाल कुंडी की तरह होता है ये। और काल्डेरा कौन सी भाषा का शब्द बताया मैंने आपको, स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा कड़ाहा। जो बड़ी कड़ाई होती है बड़ा, उसकी जैसा होता है ये। और इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग, कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है कि आशो काल्डेरा जो जापान में है विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है। विश्व का सबसे बड़ा जो काल्डेरा है वो आशो काल्डेरा है जो जापान के अंतर्गत स्थित है। तो ये जो संरचना है बहिर्वेदी में हमने एक तो नकारात्मक स्थलाकृतियां और एक सकारात्मक स्थलाकृतियां, और जिसमें निम्नीकृत को नकारात्मक और उन्नीकृत को सकारात्मक स्थलाकृति कहते हैं। तो निम्नीकृत में हमने दो भाग पढ़े, एक तो क्रेटर के बारे में पढ़ा और एक काल्डेरा के बारे में बात की अपन ने। और सकारात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो सकारात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहला बनता है सिंडर मतलब शंकु बनता है, दूसरा बनता है लावा शंकु बनता है, तीसरा बनता है स्पेटर शंकु बनता है, और चौथा बनता है मिश्रित या आश्रित शंकु या परतदार शंकु बनता है और आश्रित शंकु बनता है। तो उन जो हमारी
सकारात्मक स्थलाकृतियां हैं उसमें सबसे पहले बन रहा है सिंडर मतलब शंकु। जैसे ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाले जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो शंकुनुमा धरातल पर जमा होने लग जाते हैं। इस प्रकार शंकुनुमा वो जमा होने लग जाते हैं, ये धरातल के बाहर जमा होते हैं शंकु रूप में, तो इस वजह से इसको अपन सिंडर या शंकु कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरा लावा शंकु। देखो लावा शंकु जैसे हम दो भागों में बांटते हैं, तो अम्लीय शंकु और एक होता है क्षारीय शंकु। जैसे अपन ने ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के टाइप्स पढ़े थे कि एक तो होता है अम्लीय लावा और एक होता है क्षारीय लावा। तो अम्लीय लावा के द्वारा जो शंकु बनेगा, अम्लीय लावा का जो जमाव होगा उससे जो शंकु बनेगा उसे अम्लीय शंकु कहेंगे, और क्षारीय लावा के जमाव से बनने वाले को क्षारीय शंकु कहेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि अम्लीय जो लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो गाढ़ा और चिपचिपा होता है, और ये गाढ़ा चिपचिपा होता है तो इससे पर्वतों का निर्माण होता है, और पर्वतों का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो स्थलाकृति है, जैसे अपन बात करते हैं स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी हैं वह अम्लीय लावा शंकु का उदाहरण है। क्षारीय शंकु के बारे में बात कर रहे हैं तो क्षारीय जो लावा होता है वो पतला होता है। पतला लावा क्या होता है, फैलता है, तो इससे पठारों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अपन लावा शंकु के बारे में बात कर रहे हैं, तो लावा शंकु अम्लीय शंकु और क्षारीय शंकु दो भागों में बांटा जाता है। तो अगला होता है स्पेटर शंकु। स्पेटर शंकु किसे कहते हैं, जब लावा के साथ, लावा तो निकल ही रहा है, उसके साथ जब गैस निकलती हैं तो उससे छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें लावा धरातल प्रकट होता है, तो उसके साथ गैसें भी निकलती हों और गैसों से छोटे छोटे शंकु बनने लग जाएं तो उसे स्पेटर शंकु कहेंगे। और मिश्रित परतदार शंकु का आश्रय क्या है यहाँ पर, कि जैसे ही पदार्थ बाहर निकला ज्वालामुखी से तो उसकी अलग अलग परतें बनने लग जाती हैं। जैसे ही ज्वालामुखी से पदार्थ बाहर निकला तो उसकी अलग अलग परतें बनने लग जाती हैं। जो कुछ पदार्थ चट्टानी टुकड़े होते हैं, कुछ राख होती है, कुछ धूल के कण होते हैं, इस प्रकार मिश्रित अलग अलग परतें बनने लग जाती हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिश्रित परतदार शंकु कहते हैं। वापस एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहला होता है सिंडर शंकु। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली ठोस चट्टानी टुकड़े, धूल और राख के कण जो होते हैं वो शंकु नुमा जमाव हो जाता है, उन्हें सिंडर या शंकु कहते हैं। दूसरा होता है लावा शंकु। लावा शंकु एक तो अम्लीय शंकु होता है और एक होता है क्षारीय शंकु। अम्लीय लावा जो होता है गाढ़ा होता है, जिससे ये फैलता नहीं है, और ऊंचे और तीव्र ढाल वाले शंकु बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो इटली में है वो अम्लीय लावा शंकु का उदाहरण है। उसके बाद बात करता हूँ क्षारीय शंकु। इसमें लावा पतला होता है और अवतल रूप में इसका जमा होता है, और इससे पठारों का निर्माण होता है। जैसा मोना लोआ ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर स्थित है वो क्षारीय लावा शंकु का उदाहरण है। स्पेटर शंकु के बारे में बताया, जब लावा के साथ गैसें बाहर निकलती हैं और छोटे छोटे शंकु बनने लग जाते हैं तो उसे अपन स्पेटर शंकु कहते हैं। और परतदार शंकु, ज्वालामुखी से निकले पदार्थ जो होते हैं परत दर परत जमा होने लग जाते हैं, उसे मिश्रित या परतदार शंकु कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका की जो कैस्केड श्रेणी है उसमें हुड और जो रेनियर जो ज्वालामुखी है वो मिश्रित और परतदार शंकु के उदाहरण हैं। अब देखिए उसके बाद आता है परपोषित शंकु। परपोषित शंकु क्या होता है कि देखिए आप लोग, जैसे ही ये जो मुख्य नली होती है, जो मुख्य नली होती है उस मुख्य नली के अंतर्गत अगर विस्फोट हो जाए और उससे उस पर आश्रित अगर अलग शंकु बनने लग जाए, छोटे छोटे शंकु बनने लग जाए, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, आश्रित या परपोषित शंकु कहेंगे। कि जब ज्वालामुखी की जो मुख्य नली है ये, इसके अंतर्गत फटन हो जाता है, तो इससे फटन होने से दूसरे छोटे छोटे शंकु जो शंकु बनने लग जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आश्रित शंकु कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है ये जो शास्त्रीना जो शंकु है, शास्ता ज्वालामुखी की आश्रित शंकु है जो यूएसए के अंतर्गत है, वो शास्त्रीना जो शंकु है जो शास्ता ज्वालामुखी का एक आश्रित शंकु है। इसमें क्या होता है कि जो ज्वालामुखी की जो मुख्य जो नली होती है उसमें फटन हो जाता है, और इसी से नली से ही दूसरे शंकुओं का निर्माण होने लग जाता है, दूसरे शंकुओं का निर्माण होने लग जाता है। तो इसे ही बोलते हैं आश्रित या परपोषित शंकु कहते हैं। देखिए जब ज्वालामुखी की मुख्य नली फट जाती है और उसके साथ दूसरे छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण होता है तो उन्हें आश्रित शंकु कहते हैं। अगली जो
स्थलाकृति है वो है ज्वालामुखी प्लग या डॉट। ज्वालामुखी प्लग डॉट क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है, ये जो कीप है, इस कीप के ऊपर यदि इस प्रकार का एक पिस्टन लग जाता है, इस प्रकार यदि एक पिस्टन बन जाए तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, डॉट या प्लग कहते हैं। ज्वालामुखी का जो मुख होता है क्रेटर, उस पर लावा का पिस्टन की आकृति में यदि जमा हो जाता है तो उसे हम लावा डॉट कहते हैं या लावा ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है। मेसा या बूटी क्या होता है, देखो मेसा जब लावा जो होता है उसका जमाव अगर मेज के जैसा हो जाता है उसे मेसा कहेंगे, और मेसा का छोटा रूप होगा उसको बूटी कहेंगे। जैसे देखेंगे अपन कि यदि लावा का जो जमाव है वो यदि एक टेबल के फॉर्म में हो जाता है, यदि लावा का जमाव एक टेबल फॉर्म में हो जाता है तो उसे अपन मेसा कहेंगे। और यदि लावा का जो जमाव है वो मेसा से छोटे रूप में जमाव होता है तो उसे अपन बूटी कहते हैं। तो देखिए आप लोग, लावा का जो जमाव होता है वो मेज नुमा आकृति के अंदर हो जाता है तो उसे हम मेसा कहते हैं, और मेसा का जो छोटा रूप होता है उसे हम बूटी कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं शिपरोक बूटी न्यू मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत स्थित है, वो मेसा और बूटी का उदाहरण है। तो हमने यहाँ पर बहिर्वेदी जो स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में बात की। एक तो उन्नीकृत होती है और एक होती है, देखिए आप लोग, बहिर्वेदी में एक तो निम्नीकृत होती है और उन्नीकृत होती है। निम्नीकृत में हमने बात करी क्रेटर के बारे में, काल्डेरा के बारे में बात करी हमने, और उसके बाद उन्नीकृत सकारात्मक स्थलाकृतियों में हमने सिंडर के बारे में बात की, लावा शंकु बताया आपको, स्पेटर, मिश्रित, परपोषी शंकु और ज्वालामुखी प्लग और मेसा और बूटी, ये जो है ये सकारात्मक स्थलाकृतियां हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं गौण स्थलाकृतियों के बारे में। गौण स्थलाकृतियां जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, गौण स्थलाकृतियां कहलाती है। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा गेसर के नाम से सुना होगा आपने, उष्णोष्ण। इसमें क्या होता है कि जो पानी और जो गैसें होती हैं वो फुहार के साथ बाहर निकलती हैं, उसे ग्रेसर कहा जाता है। धुआं रे होता है। ये जो स्थलाकृतियां होती है वो गौण स्थलाकृति कहलाती हैं। जैसे ग्रेसर, ये आइसलैंड भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है उछलता हुआ गर्म जल। ग्रेसर जो है आइसलैंड भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उछलता हुआ गर्म जल, मतलब सविराम गर्म जल का झरना जिसमें जलवाष्प और गर्म जल, बताया मैंने आपको कि जलवाष्प और गर्म जल की जो फुहार होती है वो निकलती रहती है। अब धरातल के नीचे जो होता है मैग्मा होता है, उसके संपर्क में जो जल आ जाता है तो उससे जलवाष्प बनती हैं और गर्म जल का विकास होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि धरातल से रिस रिस कर जो जल होता है वो आंतरिक परतों में जाता है, और आंतरिक परतों में जो मेंटल होता है उसमें मैग्मा होता है, तो मैग्मा के संपर्क में जैसे ही जल आता है तो वो जल वाष्प में बदल जाता है और गैसों का विकास होने लग जाता है। तो इस प्रकार जब ज्वालामुखी के साथ इस स्थिति में गर्म जल और जलवाष्प जब निकलता है तो इसे अपन ग्लेशियर या उष्णोष्ण कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ग्रेट ग्लेशियर जो आइसलैंड के अंतर्गत हैं, और ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए के अंतर्गत स्थित हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर जो है वो कहाँ स्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए के अंतर्गत स्थित है। दूसरा आता है धुआंरे या प्यूम रोल। क्या होता है, देखो जब मैग्मा के संपर्क में भूमिगत जल के आने से केवल जलवाष्प ओनली, जलवाष्प धुएं की तरह बाहर निकलता है। यहां पर तो जलवाष्प और गर्म जल बाहर निकल रहा था, धुआंरे में ओनली जलवाष्प धुएं के रूप में बाहर निकलता है, तो इसे हम प्यूम रोल कहते हैं। जैसे अलास्का का कटमई क्षेत्र जो है उसे 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। हवाईयन धुआरा न्यूजीलैंड में प्लेंटी की खाड़ी के अंतर्गत स्थित है। यह वाला क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि अलास्का का जो कटमई जो क्षेत्र है उसे 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से अलास्का का जो कटमई जो क्षेत्र होता है उसे अपन 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर समझ गए होंगे आप लोग। ग्लेशियर में जलवाष्प और गर्म जल बाहर निकल रहा है, सिर्फ यहाँ जलवाष्प ही बाहर निकलती हैं और धुएं के साथ बाहर निकलती, तो उसे धुआंरे कहा जाता है। और ग्लेशियर का उदाहरण याद रखना, अब ओल्ड जो
फैथफुल जो ग्लेशियर है हमारा, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, वो इसका एग्जाम्पल है। और धुआरे का अलास्का का जो कटमई क्षेत्र है वो 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और हवाईयन धुआरा जो है वो न्यूजीलैंड की जो प्लेंटिंग की खाड़ी है उसके अंदर स्थित है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा आप लोग। और कुछ टर्म क्या है, जैसे धुआरों के साथ अगर गंधक निकल जाता है, जैसे धरातल के अंदर से सल्फर अगर निकलती है धुआरों के साथ, उसे सेल्फ तारा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है तो उसे मोफेटा कहा जाता है। दो टर्म यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब धुआरों के साथ सल्फर मतलब गंधक निकलता है तो उसे सोल्फ तारा कहते हैं। जैसे इटली का जो नेपल्स का जो सोल्फ तारा इसका एग्जाम्पल है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस निकलती है तो उसे मोफेटा कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा आप लोग। अगर गंधक बाहर निकल रहा है धुआरे के साथ तो उसे सोल्फ तारा कहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस निकल रही है धुआरों के साथ तो उसे मोफेटा कहते हैं। तो गौण स्थलाकृतियों में ग्लेशियर के बारे में बात की, धुआरों के बारे में अपन ने बात की। उसके बाद देखिए हमने यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट किया है कि ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियों को समझाइए। तो ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ होगी, बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ होगी और गौण स्थलाकृतियाँ। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्व में ज्वालामुखी का वितरण क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अपने पिछले वीडियो के अंदर जब मैंने आपको समझाया था, तो भूकंप का जो वितरण क्षेत्र होता है उसी से मिलता जुलता क्षेत्र ज्वालामुखी का भी क्षेत्र होता है। क्योंकि जिन जिन स्थानों पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी भी आने की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर हमने बात की थी प्रशांत जो प्लेट जो मेखला है, प्रशांत जो मेखला है उसके बारे में बात करी थी। प्रशांत अग्निवलय के बारे में बात करी थी। दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में बात की थी। अफ्रीका की भ्रंश घाटी के बारे में बात की थी। मध्य अटलांटिक कटक के बारे में बात की थी। और यहाँ ज्वालामुखी हॉट स्पॉट एक जो क्षेत्र है उसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। तो विश्व में ज्वालामुखी के जो वितरण के 5 क्षेत्र हैं, एक तो प्रशांत मेखला वाला क्षेत्र, दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी वाला क्षेत्र, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, मध्य अटलांटिक कटक और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र, जिसे प्रशांत का जो अग्निवलय जो क्षेत्र है, हवाई द्वीप वाला क्षेत्र है, वो हॉट स्पॉट के रूप में यहाँ पर अपन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्रशांत अग्निवलय या पैसिफिक फायर रिंग जो बात करता हूँ, प्रशांत की जो मेखला के बारे में बात करता हूँ मैं। तो देखिए जो अंटार्कटिका जो प्लेट है यहाँ से स्टार्ट होते हुए दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और फिलीपींस, जापान से होती हुई ये इंडोनेशिया प्लेट से मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रशांत का जो मेखला है, प्रशांत मेखला, ये अंटार्कटिक प्लेट से स्टार्ट हो रही है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जापान, फिलीपींस और यहाँ से होती हुई ये इंडोनेशिया से आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार का जो एक वलय बनता है उसे अपन रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर का अग्नि वलय के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत जो एंडीज हैं, रॉकीज पर्वत हैं और जापान है, उसके बाद फिलीपींस है, इसके जो ज्वालामुखी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो बात कर रहा हूँ मैं कि मध्य महाद्वीपीय पेटी जो आप लोग देखोगे ये अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ से होता हुआ ये जो है इंडोनेशिया इस प्लेट से आकर मिल जाता है। तो ये दूसरी जो पेटी होगी वो मध्य महाद्वीपीय पेटी होगी। नंबर 1 प्रशांत पेटी होगी, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी होगी। और जो भारत जो है हमारा वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अपन थर्ड की बात कर रहे हैं, जो थर्ड के अंतर्गत जो है वो थर्ड के अंतर्गत जब बात करी जा रही है तो थर्ड वाला जो क्षेत्र है वो अफ्रीका का जो हमारा जो क्षेत्र है, जो अफ्रीका के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है अफ्रीका का वो भी ज्वालामुखी का वितरण क्षेत्र है, जो मालावी झील से लेकर मृत सागर तक फैला हुआ है। अफ्रीका वाला क्षेत्र आता है। उसके बाद ये देखिए आप लोग मध्य अटलांटिक कटक, जो मध्य अटलांटिक कटक जो है बोवेट द्वीप से लेकर आइसलैंड तक फैला हुआ है। ये भी ज्वालामुखी का वितरण क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाता है। और ये जो प्रशांत जो रिंग ऑफ फायर है ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत सारी प्लेटें मिलकर ज्वालामुखी का हॉट स्पॉट बनाती हैं। तो इसे अपन अंतरा प्लेट हॉट स्पॉट स्थल कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने
4 विश्व में जो वितरण क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से, उनके बारे में हमने बात की है कि कौन कौन से वितरण क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले प्रशांत मेखला वाली बात की मैंने, मध्य महाद्वीपीय पाटी और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, मध्य अटलांटिक कटक और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र। तो सबसे पहले जब बात करी जा रही है कि प्रशांत अग्निवलय, यहाँ पर ज्वालामुखी आने का रीजन क्या है। यहाँ पर प्लेटें जो होती है वो कन्वर्जन करती हैं, आपस में प्लेटें टकराती है, इस वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आते हैं। तो देखिए ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है जहाँ विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार का सबसे प्रमुख कारण मैंने बताया कि प्लेटों का कन्वर्जन है या प्लेटें टकराती है। ये पेटी अंटार्कटिका के इरेबस पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जापान, फिलीपींस के सहारे मध्य पेटी से मिल जाती हैं। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय कहते हैं। जैसे मैंने समझाया आपको कि अंटार्कटिका की इरेबस से स्टार्ट होगी, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जापान और फिलीपींस से होते मध्य महाद्वीपीय पेटी से ये मिल जाती है, तो इसे अपन प्रशांत का अग्निवलय कहते हैं। इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर जो कैस्केड श्रेणी है, यह जो कैस्केड श्रेणी है जो उत्तरी अमेरिका में है हमारे, देखिए आप लोग उत्तरी अमेरिका की जो कैस्केड श्रेणी है वहाँ पर कैस्केड जो रेंज है उसमें रेनियर, हुड और शास्ता जो ज्वालामुखी हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत पाए जाएंगे। और इक्वेडोर में कोटोपेक्सी और चिम्बरोजे ज्वालामुखी पाए जाएंगे। अर्जेंटीना में एकांकागुआ, अंटार्कटिका में इरेबस, जापान में माउंट फ्यूजियामा, फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट मेयोन और पिनाटुबा, हिबगिबग और इंडोनेशिया में करकटोवा और सिनामंग ज्वालामुखी जो हैं वो इस मेखला के अंतर्गत स्थित हैं। तो देखिए आप लोग कि प्रशांत की जो मेखला है उसके अंतर्गत कैस्केड श्रेणी में शास्ता, रेनियर और हुड ज्वालामुखी हैं। इक्वेडोर में कोटोपेक्सी और चिम्ब्रोजे ज्वालामुखी हैं। अर्जेंटीना का जो है एकांकागुआ ज्वालामुखी हैं। अंटार्कटिका का इरेबस है। जापान का माउंट फ्यूजियामा है। इस प्रकार की जो ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत मेखला के अंतर्गत स्थित हैं। तो सबसे पहले हमने प्रशांत मेखला के बारे में बात की। और नंबर 2 के बारे में जो बात कर रहे हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें मैंने बताया आपको मध्य महाद्वीपीय जो पेटी हैं वह ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होती हुई ये प्रशांत अग्निवलय से मिल जाती हैं। तो इस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी होंगे तो वो किस श्रेणी में आएंगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आएंगे। देखो जो आइसलैंड के हेकला पर्वत से अजोर्स द्वीप, कैनरी द्वीप, मेडिरा द्वीप, भूमध्य सागर, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया में प्रशांत अग्निवलय पेटी से मिल जाता है। देखो यह पेटी इंडो ऑस्ट्रेलियन, बर्मा, सुंडा, यूरेशियन, अफ्रीकन प्लेटों के मध्य स्थित हैं और हिंद महासागर और भूमध्य सागर के ज्वालामुखी इस क्षेत्र में आते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हैं, यूरेशियन प्लेट हैं और ये जो प्रशांत प्लेट है, तो ये जो प्लेटों का जो क्षेत्र है वो इस ज्वालामुखी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए आप लोग कि विसुएस, एंटीना, स्ट्रोम्बोली इटली के ज्वालामुखी इसमें स्थित हैं। को सुल्तान और देवबंद ईरान के अंतर्गत स्थित हैं। जैसे भारत की बात करता हूँ, बेरन द्वीप और नारकोंडम भारत के अंतर्गत जो हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में स्थित है। म्यांमार का माउंट पोपा इस पेटी में स्थित है। यहाँ ज्वालामुखी उद्गार का जो कारण होता है वो प्लेटों का अभिसरण ही होता है। यहाँ पर भी 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। तो प्रशांत पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी में ज्वालामुखी आने का रीजन जो है प्लेटों का कन्वर्जन है, प्लेटें टकरा रही हैं। तो अपन बात करेंगे कि बेरन द्वीप और नारकोंडम जो है भारत में मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर स्थित है। विसुएस, एंटीना, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इटली में, और बेरन द्वीप ये बता ही दिया, को सुल्तान और देवबंद ईरान के अंतर्गत स्थित है, और माउंट पोपा जो है वो म्यांमार में स्थित है। रीजन यहाँ पर भी प्लेटों का कन्वर्जन होना है। इसके बाद बात की है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। देखिए अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है वो मालावी झील से लेकर मृत सागर तक स्थित है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए आप लोग मालावी झील से एशिया में मृत सागर तक ये क्षेत्र आता है। यहाँ पर प्लेटों का डाइवर्जन हुआ है, यहाँ प्लेटें अपसरण हुआ है, यहाँ पर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर गई हैं। इस वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। जैसे किलिमंजारो पर्वत, केन्या पर्वत तंजानिया में, एल्गन मुरुगन अफ्रीका के अंतर्गत, ये अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले ज्वालामुखी हैं। जैसे किलिमंजारो जो पर्वत है,
केन्या तंजानिया में स्थित है। एल्गन मुरुगन जो है अफ्रीका के अंतर्गत स्थित हैं। इस प्रकार की जो ज्वालामुखी हैं वो अफ्रीका की महानवंश घाटी में स्थित हैं। उसके बाद मध्य अटलांटिक कटक, देखिए मध्य अटलांटिक कटक के बारे में बताया था मैंने आपको कि मध्य अटलांटिक जो कटक हैं वो बोवेट द्वीप से आइसलैंड जो है वहां तक है, एस आकृति में बना हुआ है। यहाँ पर भी दो प्लेटों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस वजह से यहाँ पर भी कम तीव्रता के ज्वालामुखी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आप लोग कि मध्य अटलांटिक कटक प्लेटों के अपसरण होने से अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में ज्वालामुखी का धीमी गति से उद्गार होता है, जिससे मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है। इस पेटी में आइसलैंड और हेलेना द्वीप स्थित हैं। जो ज्वालामुखी द्वीप हैं हेलेना और आइसलैंड जो हैं वो मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत स्थित हैं। यहाँ पर प्लेटों का डाइवर्जन हुआ है और यहाँ पर कम तीव्रता के ज्वालामुखी आते हैं। उसके बाद देखो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अंतरा प्लेट क्या होता है, मतलब अंतरा प्लेट जो होता है मतलब प्लेटों के बीच का क्षेत्र। जैसे अपन बात करते हैं कि ये रिंग ऑफ जो फायर है, ये देखिए रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत हवाईयन हॉट स्पॉट है। हवाईयन जो हॉट स्पॉट है ये चारों ओर से प्लेटों से घिरा हुआ है, तो ये ज्वालामुखी का तृप्त स्थल कहलाता है। तो देखिए आप लोग कि अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, प्लेट के मध्य का कमजोर भाग जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है, या हॉट स्पॉट या तृप्त स्थल कहते हैं। और जो जेसन मार्गन और ट्रूजो जो विल्सन हैं वैज्ञानिक, उन्होंने 1971 में यह तृप्त स्थल की संकल्पना इन्होंने ही दी थी। और तृप्त जो स्थल हैं हॉट स्पॉट हैं वो हमें प्लेटों की गति की दिशा की जानकारी देते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो हॉट स्पॉट हैं वो हमें किसकी जानकारी देते हैं, जो प्लेटों की जो गति हो रही है उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी प्राप्त होती है इससे। और इस स्थल से जो तृप्त स्थल है इससे गर्म मेग्मा जो बाहर निकलता है उसे मेंटल प्लूम कहा जाता है। जो मेंटल प्लूम होता है वह एक गर्म तृप्त पदार्थ होता है, वो इस क्षेत्र से जब बाहर निकलता है तो उसे मेंटल प्लूम कहते हैं। प्रशांत जो प्लेट हैं उसके अंतर्गत जो हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी होते हैं वो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। जैसा कि हमने वितरण के बारे में बात की, तो वितरण के बारे में मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले जो प्रशांत जो मेखला है उसके ज्वालामुखी पढ़े हमने। दूसरा मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में बात की मैंने आपसे। और नंबर जो तीसरा है वो अफ्रीका की महानवंश घाटी के बारे में बात की। नंबर 4 मैंने आपको मध्य अटलांटिक कटक के बारे में समझाया। और अंतरा प्लेट जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वह हवाईयन द्वीप जो है प्रशांत महासागर का, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो सबसे पहले वापस एक बार इसको पुनः रिवाइज करता हूँ मैं आपके सामने कि जो प्रशांत मेखला है वो अंटार्कटिका के इरेबस से स्टार्ट होती है पर्वत से, और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जापान और फिलीपींस से होती हुई ये इंडोनेशिया जो मध्य प्लेट है उससे आकर मिल जाती हैं। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी ज्वालामुखी होंगे, जैसे कैस्केड श्रेणी के अंतर्गत रेनरहुड शास्ता है और जापान का माउंट फ्यूजियामा है, इस प्रकार जो ज्वालामुखी हैं वो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जो यहाँ से अपने ईरान, इराक, अफगानिस्तान, भारत से होती हुई ये प्रशांत प्लेट से मिल जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों के अंतर्गत प्लेटों का कन्वर्जन हुआ है, प्लेटें अभिसरण हुई है, प्लेटें टकराई है, इस वजह से इस क्षेत्र में ज्वालामुखी आते हैं। जैसे भारत में नारकोंडम है, बेरन है, इस प्रकार की जो ज्वालामुखी हैं वो मध्य पेटी के अंतर्गत स्थित हैं। और अफ्रीका की जो महानवंश घाटी हैं जो मालावी झील से स्टार्ट होकर एशिया में मृत सागर तक आती हैं, इसके अंतर्गत किलिमंजारो है, एल्गन है, मुरुगन है। इसके बाद ज्वालामुखी के बारे में हमने बात की है। उसके बाद जो आइसलैंड से ये बोवेट द्वीप से और आइसलैंड के बीच में अटलांटिक महासागर के अंतर्गत एस आकृति की जो कटक बना हुआ है मध्य अटलांटिक कटक, यहाँ पर प्लेटों का डाइवर्जन हुआ है, इस वजह से यहाँ ज्वालामुखी आए हैं। और यहाँ पर आइसलैंड और जो द्वीप हैं ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं। इसके बाद अंतरा प्लेट के बारे में बात की मैंने कि वो क्षेत्र जो चारों ओर से प्लेटों से घिरा हुआ होता है उसे अपन हॉट स्पॉट कहते हैं। तो प्रशांत महासागर का जो हवाई द्वीप है वह हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो हॉट स्पॉट सी जो है उससे हमें प्लेटों की गति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और यहाँ से जो द्रव मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है उसे अपन मेंटल प्लूम कहते हैं। तो हमने विश्व के अंतर्गत ज्वालामुखी के वितरण के बारे में बात की है। तो सबसे पहले हमने ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली
जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में बात की, फिर ज्वालामुखी के वितरण के बारे में बात करी, और अब हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि ज्वालामुखी के जो प्रभाव हैं, सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। नकारात्मक प्रभाव आप लोगों को सबको पता है कि जैसे ज्वालामुखी आएगा तो उससे वनस्पति, जीव जंतु सब नष्ट हो जाएंगे। ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप वगैरह की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ज्वालामुखी से बहुत सारी विषैली गैसें बाहर निकलती है तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। सकारात्मक प्रभाव के बारे में जब बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने भूकंप के बारे में बात करी थी, जब भूकंप आया था तो भूकंप और ज्वालामुखी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत के रूप में अपन इसको बात कर सकते हैं। दूसरा कि ज्वालामुखी जब आता है तो आपको पता है कि अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंतर्गत गैसों का प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर का जो दबाव होता है वो रिलीज हो जाता है, तो पृथ्वी के दबाव को भी कम करने का काम करता है। अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रेशर कुकर के रूप में ये कार्य करता है। और ज्वालामुखी से जो क्रेटर जिले बन जाती हैं, हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी जब बाहर निकलता है तो उसका जो कीप नुमा आकृति होती है उसे क्रेटर कहते हैं। इनमें वर्षा का जल बढ़ जाता है तो ये सिंचाई के रूप में, पेयजल के रूप में अपन इसको यूज कर सकते हैं। और जो ज्वालामुखी के से पदार्थ बाहर निकलते हैं उनसे धात्विक खनिजों की प्राप्ति हो जाती है, और काली जो मृदा होती हैं वो ज्वालामुखी के साथ बाहर निकलती हैं। जैसे अपना जो पठार वगैरह हैं वो इसी से निर्माण हो जाता है। तो अपन ने बात करी ज्वालामुखी के उद्गार के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव बताया आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की गैसें निकलती हैं तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं, इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। क्रेटर जिले बन जाती हैं जिसे सिंचाई और पेयजल में काम लिया जाता है। धात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है और काली मृदा का निर्माण होता है। जो वर्टिसोल जो सॉइल होती है वो ज्वालामुखी उद्गार से ही बनती है। और पठारों जो पठारी जो क्षेत्र है जैसे हाड़ौती का पठार है उसके अंतर्गत काली मृदा पाई जाती है। नकारात्मक प्रभाव बताया, वनस्पति जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और भूकंप से सुनामी लहरें भी आने की संभावना हो जाती है। ज्वालामुखी से गैसें निकलती हैं जो कई बार अम्लीय वर्षा हो जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि विषैली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सारी निकलती हैं। तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होगी, तापमान बढ़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार की सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ज्वालामुखी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है, और आप लोगों ने पिछले वीडियो को भी देखा होगा, और इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह समझें, और उनको देखने के बाद कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके सामने लेके आए हैं कि विश्व में ज्वालामुखी वितरण का क्षेत्र को समझाइए। ये भी आज इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है कि विश्व में ज्वालामुखी के वितरण के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो हमें सिर्फ सीधा सा हमें यहाँ बताना है कि ज्वालामुखी के वितरण के जो क्षेत्र हैं वो 5 क्षेत्र हैं। एक तो प्रशांत मेखला वाला क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय पेटी और अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, मध्य अटलांटिक कटक और अंतरा प्लेट वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में हमें बताना है, और इनके मुख्य मुख्य ज्वालामुखी के बारे में हमें इसमें समझाना है। और जहाँ तक हो सके अपन इसमें मैपिंग के द्वारा इसको समझाए तो आपका उत्तर प्रभावी होगा। दूसरा, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी। इसके पिछले वीडियो में हमने समझाया था कि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं, उनके बारे में हमें समझाना है। और आज ही की वीडियो में ये बात समझाई है कि ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ समझाइए। बड़ा क्वेश्चन है कि अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ, बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ और गौण स्थलाकृतियाँ, इसके बारे में आपको समझाना है। और ये क्वेश्चन जो नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। जैसे बेथोलित किसे कहते हैं, फेकोलित किसे कहते हैं, लोपोलित कहते हैं, किसे कहते हैं। जब भाई आज इस वीडियो में समझाया मैंने आपको कि अगर लावा का जमाव आंतरिक भाग, मेग्मा का जमाव यदि आंतरिक भाग में गुंबद नुमा रूप में होता है उसे बेथोलित कहा जाता है। तरंग नुमा जमाव या लहर नुमा जमाव होता है उसको फेकोलित कहा जाता है। और अगर तश्तरी नुमा या प्लेट नुमा मेग्मा का जमाव होता है उसे लोपोलित कहा जाता है। और ज्वालामुखी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव समझाइए। ये अभी थोड़ी देर पहले समझाएं कि सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो आप इन दोनों वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह देखें और इन क्वेश्चनों के उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिए। हमारा प्रयास आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा कि आप जो हैं अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अच्छे प्रभावी तरीके से दे सकें। ऐसा प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। और अब जो आगे की जो सीरीज हैं उसमें अपन अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे
और इस सीरीज के अंतर्गत जो टॉपिक आपको कराए गए हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इंटीरियर ऑफ अर्थ हैं, भूकंप हैं, ज्वालामुखी हैं, ये 4 टॉपिक आप लोगों को करा दिए गए हैं। आप इनके प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए और अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।